यही तो स्पोर्ट्स है। हाँ जी, हम कितने थे ये बताओ मेरे को। तो हमने वो लिखा था ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनसीईआरटी। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, बिल्कुल ठीक है। उस दिन मैं वेट ही करते रह गया, मुझे लगा ये आएंगे अभी, पर अभी आ नहीं रहे, तो अब मैं तेरे को बहुत ही तेजी में खत्म करा दूंगा। आज कब तक का टाइम है अभी? तो जितना दिया मतलब 2 घंटे का भी चलेगा। आज ठीक है, चलो। ओके जी, तो हम परम्यूटेशन पूरी खत्म कर चुके हैं। हम उस दिन सर्कुलर परम्यूटेशन, सॉरी, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस पे थे। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस के बारे में मैं तुझे कुछ कुछ बातें बता रहा था कि जितनी स्ट्रेट लाइन अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो तो C2 कर दो, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर कितने तरीके से कर सकते हो ये देख लो। तो लेट्स से आपके पास 4 स्ट्रेट लाइंस हैं, L1, L2, L3, L4, कोई भी दो पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन कॉन्करेंट नहीं है। मतलब बोले तो ऐसी लाइन से कुछ कि अब जो तीसरी लाइन आएगी वो दोनों के साथ अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब जो फोर्थ लाइन बनेगी वो तीनों के साथ अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, इस तरीके से कुछ। कोई भी दो पैरेलल नहीं है, देख ले इसमें, कोई भी तीन कॉन्करेंट नहीं है। ठीक बात है। ये मैंने 4 लाइंस लिख दी है कोई भी। मुझे टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएंगे, पहले तो गिन के बता। तो 6। 6, यस करेक्ट। अभी 6 कैसे बने होंगे? देख, एक L1 का देख पहले। L1 का एक L2 के साथ आया, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये L1 L2 का है, ये L1 L4 का है, ये L1 L3 का है। ठीक बात है। यस सर। ऐसी L2 के भी तीनों के साथ बन रहे होंगे, ऐसी L3 के भी, ऐसी L4 के भी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो तो यही रहा है ना कि कोई भी दो लाइन उठाओ, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। यस सर। तो आप n में से दो स्ट्रेट लाइंस कैसे ले सकते हो? NC2 तरीके से ले सकते हो। तो पहले पार्ट का आंसर जो भी तूने लिखा था NC2 होना चाहिए। एक सेकंड, मैं अभी पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात कि जी देखिए, पॉइंट्स दिए गए हैं और आप इनसे स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हो। कितनी बना सकते हो भाई? दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो तू जितने दो दो के कॉम्बिनेशन बना सकता है उतनी स्ट्रेट लाइंस भी बना सकता है। तो अगेन NC2। सही बात है, दोनों बातें समझ आई। यस सर। ठीक है, अगर मान ले मैं तेरे को पॉइंट्स दूं और मैं तुझसे पूछूं कि इन पॉइंट से कितने ट्राइंगल्स बना सकता है, आंसर देगा? n पॉइंट्स है लेट्स से। तो पहले ये सोच, ट्राइंगल सर बनेगा कैसे? NC3। यस करेक्ट। अच्छा चल, एक बात और, कितने सर्कल्स बना सकता है n पॉइंट से? अब तुझे ये सोचना पड़ेगा मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए सर्कल बनाने के लिए। 3 चाहिए होता है, तो NC3 सर्कल्स भी बन जाएंगे। समझ आई बात? तो 3 कैसे? मिनिमम 3 पॉइंट्स, अगर मतलब 2 पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। ये समझ, दिखाता ओके हूँ। ओके ठीक है सर, समझ गया। यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए किसी भी सर्कल को 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। देख, जैसे एक ये सर्कल है, एक ये बन जाएगा, इधर वाली साइड पे बना ले, ऐसे ही बहुत सारे बन जाएंगे। मतलब ये तो दो ही दिखा रहा हूं मैं अभी तुझे। इन्हीं 2 पॉइंट से पास करते हुए बहुत सारे सर्कल्स होंगे। यस सर। ओके, मतलब बहुत सारे तो नहीं, वैसे दो ही होंगे। नहीं, दो भी ज्यादा होंगे, सॉरी, माय बैड। ठीक है, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए हमें यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए। तो तीसरा फॉर्मूला भी हो गया देख, NC3। मुझे लगता है ट्राइंगल्स वाला ही था तीसरा। नहीं, अच्छा रुक जाओ, मैं स्क्रीन ही निकाल लेता हूँ। सर तीसरा वाला नहीं था, वो तीसरा वाला है इफ आउट ऑफ n पॉइंट्स m are collinear then number of straight lines is equal अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, तो लिख ले तीसरा अलग से। मतलब इसलिए नहीं लिखवाया कि भाई ये तो अंडरस्टूड है ना, अब बात समझ आ गई। अगर आपको पहले जो बात समझ आ गई तो इस बात का मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे स्ट्रेट लाइन या कैसे सर्कल या कैसे ट्राइंगल बन रहा होगा।
तो आपको ट्राइंगल बन रहा होगा, तो ट्राइंगल बनने के लिए 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, किसी भी 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा। अच्छा, ये बाद में है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो पहले यहाँ पे आ जाओ, थर्ड वाले पॉइंट पे है ना। इफ आउट ऑफ n पॉइंट्स m आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमजा m कोलिनियर हो गए, अब हुआ क्या ये समझ। मैं तुझे दिखाता हूं पहले, ये देख 3 पॉइंट्स ये कोलिनियर है, ये जो तीनों मैंने लिखे हैं। अब इनसे आपस में स्ट्रेट लाइन बना पहले तुझे, इसकी इससे बन गई 1 2 3, ठीक है। इसका बनाना शुरू कर, इससे बना 1, इससे बना 2, इससे बना 3। इन दोनों के जो कोलिनियर नहीं है, जो बिल्कुल अलग है पॉइंट्स, इनके तो सबके साथ ही बनेगी स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने बना के दिखाई। यस सर। और इन दोनों की आपस में भी बनेगी एक। हुआ क्या, बस इन तीनों की जो आपस में बनती तीन, मतलब 3 की वजह से जितने भी बनते स्ट्रेट लाइन, वो नहीं बनेंगे अब, क्योंकि इनसे एक ही बनेगी बस, ये वाली। पहले तो गिन कितनी स्ट्रेट लाइन्स हुई। सर 9। 8, ये वाली नहीं है, ये मत गिन, ये एक ही है पूरी। ओके सर 8। हाँ 8 हो गई ना। अब बननी कितनी चाहिए थी, 5C2 बननी चाहिए थी वैसे तो, जिसकी वैल्यू 10 होती है ना। अगर 5 पॉइंट्स बिना किसी कंडीशन के होते तो टोटल स्ट्रेट लाइंस 5C2 बनती, राइट। यस सर। बट बनी नहीं, 8 बनी। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लाइंस कोलिनियर हो गई। तो अब हम इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखिए जी 5C2 स्ट्रेट लाइन बनती अगर कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर ना होता, कोई भी आपस में पॉइंट्स कोलिनियर ना होते तो। बट क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो इनकी वजह से जितनी स्ट्रेट लाइन बनती आपस में तीनों की वजह से, औरों के साथ तो इनकी बन रही है अभी भी, पर इन तीनों से आपस में जो स्ट्रेट लाइन बनती वो नहीं बनेगी, उसकी जगह बस एक बनेगी। देख ले वैल्यू 80 आएगी। 5C2 की वैल्यू 10, 3C2 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, 3 बचा प्लस 1, 80 आया आंसर। तो अगर n पॉइंट्स हैं जिसमें से m कोलिनियर है, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि भैया आपको ये सोचते हुए मतलब काम करना है कि n पॉइंट्स की वजह से स्ट्रेट लाइन बनती NC2, बट क्योंकि ये हो गए कोलिनियर तो इन्होंने जितनी स्ट्रेट लाइंस आपस में बनती वो नहीं बनाएंगे, ये वो घटा दो, पर आपस में मिलके एक जरूर बना रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बजाय MC2 के। समझ आई बात। यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इन पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स, ठीक है। तो n पॉइंट्स से कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, पहले मुझे ये बता। चल मैं n पॉइंट्स बना के दिखा रहा हूं, n पॉइंट्स के 5 पॉइंट्स बना के दिखा रहा हूं। ये ले लेट्स से ये कोई 5 पॉइंट्स है। इन 5 पॉइंट्स को पहले सारों को आपस में ज्वाइन करेगा तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं। 5 बनेंगी। कितना, 5। 5 क्यों, टोटल स्ट्रेट लाइंस इन 5 पॉइंट्स है 5C2, ओके 5। 5C2 बनेगी। बट 5 जो तू कह रहा है ना आंसर वो है साइड्स का, कि अगर तू इनसे कोई पॉलीगन बनाए जो कि कुछ ऐसा बन रहा होगा, उतनी साइड्स बन रही होंगी, ठीक है। यस सर। बट ऐसा थोड़े ना कि इस पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, देख इसको भी इससे ज्वाइन कर सकता हूं, हाँ पॉलीगन नहीं बनेगा। इसको इससे भी कर सकता हूं, इसको इससे भी कर सकता हूं, ऐसे इसको भी इससे कर सकता हूं। अगर ये सारी टोटल गिनेगा तो 10 ही होंगी, 5 6 7 8 9 10 है पूरी, यस सर। यस। ठीक है। अब
वो ये हमसे जानना चाहता है हमजा कि अगर आपको हम n पॉइंट्स दें तो उनसे डायगोनल्स कितने बनेंगे। पहली चीज हमने कहा जी देखो n पॉइंट्स अगर आपने हमें दिए तो टोटल स्ट्रेट लाइंस बनेंगी NC2। इसमें से अगर हम उन 5 पॉइंट्स से पॉलीगन बनाएं तो पॉलीगन बनेगा, यानी कि 5 साइड्स बनेगी। किसी भी फिगर के अंदर जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी साइड्स बनती है। जैसे देख ले क्वाड्रिलेटरल, 4 पॉइंट्स है तो 4 ही साइड्स बन गई। यस सर। 5 पॉइंट्स होंगे पेंटागन तो 5 ही साइड बनेंगी, राइट? यस सर। ओके, तो 5 तो बनेंगी साइड्स और इसके अलावा जो भी होगा ना वो डायगोनल होगा। अब पहले ये भी एक बात और समझ ले कि कैसे डायगोनल देखा जाता है। तो मान ले तू ए के लिए डायगोनल निकालना चाहता है तो इसके एडजेसेंट पॉइंट छोड़ दे, ये तो होंगी साइड्स। ए बी और सी को, बी और ई को हटा दे। ए का और किसी के साथ भी अगर तू ज्वाइन करेगा ए को तो वो एक डायगोनल बना रहा होगा, यानी कि AC इज अ डायगोनल, AD इज अ डायगोनल। सिमिलरली DB इज अ डायगोनल, सिमिलरली EC इज अ डायगोनल। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए? दो तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी? कि देखिए, या तो आप ऐसे देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी इन एन पॉइंट से, और इसमें से माइनस कर दीजिए जितनी पॉलीगन की साइड्स होंगी। तो हमने कहा टोटल स्ट्रेट लाइन बनेंगी NC2 अगर n पॉइंट्स हैं, और उनसे साइड बनेंगी n पॉइंट्स है तो n ही साइड्स बन रही होंगी। अगर आप इसको निकालोगे तो जो बची हुई लाइंस होंगी वो सारे के सारे डायगोनल्स ही होंगे। क्या ये बात समझ आई तेरे को? यस सर। ठीक है, दूसरा तरीका भी है इसका। कैसे सोच सकते हैं जी? देखिए, आप 2 पॉइंट्स चूज करके तो डायगोनल बनाएंगे ना। यस पहले सर। 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे तब एक डायगोनल बनेगा, पर 2 पॉइंट्स कोई भी दो नहीं उठा सकते हम। दिक्कत ये है। ओके, अगर कोई भी दो नहीं उठा सकते तो कैसे उठाएं? देखिए, पहला पॉइंट तो कोई भी n में से उठा लीजिए। अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं, जैसे लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं और मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने डायगोनल्स बनेंगे, तो मैं कहूंगा पहले पॉइंट के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस अवेलेबल। पर जब मैं दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करने जाऊंगा हमजा, तो उसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास 2 रह जाएंगी बस। क्यों? क्योंकि एक तो कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा। लेट्स से तूने ए सेलेक्ट कर लिया, पर इस ए के लिए तू यस बी सर, और उसकी सी दो को नहीं, साइड्स ई हो को नहीं ले जाएंगे फिर। सकता। उसके एडजेसेंट दोनों पॉइंट्स को छोड़ना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो 2 चॉइसेस होंगी और अपॉन में 2 भी करना पड़ेगा। तुझे याद है वो स्क्वायर चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया था कि 2 स्क्वायर इस यस तरीके से सर। सेलेक्ट करने हैं, सेम रो और सेम कॉलम से ना हो। यस सर। उसमें हमने एक बात बताई थी जो कि मैं फिर से तुझे यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर आपने लेट्स से ए चूज करा तो ए के लिए चॉइसेस होंगी C और D 2। बट थोड़ी देर में ये जो ए वाला नंबर है C पे भी जाएगा, यानी कि आपने तो 5 की 5 चॉइसेस गिनी है ना। तो पहला पॉइंट मान लो आपने ए लिया, तो दूसरा पॉइंट C हो सकता है या D हो सकता है। फिर ऐसे आपने पहला पॉइंट अगर C लिया तो आप C के लिए कहोगे कि भाई दूसरा पॉइंट A हो सकता है या C E हो सकता है। पर भाई C A तो आ गया ना पहले एक बार। यस सर। लाइन तो एक ही बनेगी ना, AC देख लो या CA देख लो। तो हम हर, जब सेलेक्ट कर रहे हैं हम इस तरीके से, तो हमने हर चॉइस को 2 बार गिना हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो इसका मतलब क्या कहें जी? इसको अगर ऐसे जनरलाइज करना हो तो आपके पास पहली बार होंगी n चॉइसेस पहले पॉइंट को सेलेक्ट करने की। दूसरे के लिए बच जाएंगी n-3। 3 पॉइंट्स हटा दो, एक तो वो पॉइंट खुद और 2 उसके एडजेसेंट वाले पॉइंट, तीनों पॉइंट्स को हटा दो। दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट करने की हमारे पास n-3 चॉइसेस होंगी और अपॉन में करना पड़ेगा 2। यहां से भी सॉल्व करके यही वैल्यू आएगी, n-3/2। तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं हम इस चीज को, जैसे चाहे। समझ आई तेरे को बात? पूछ ले कुछ भी पूछने तो। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, हटा दूंगा इसको। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम n पॉइंट्स। ठीक है, NC3। मैं इन्हें लिखता चला जाऊं जरा। और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए n-3 डिवाइडेड बाई 2, या तो ऐसे देख लो, या NC2 में से n घटा दो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से साइड्स घटा दो,
तो डायगोनल्स ही बचेंगे। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम एन पॉइंट्स बता दे। NC3 तो NC3। अब अगला है कि n पॉइंट्स हैं, आपको इनसे ट्राइंगल बनाने हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म फ्रॉम n पॉइंट्स इन विच m आर कोलिनियर, कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होगी हमजा। तो अभी तूने कोलिनियर वाला इफेक्ट स्ट्रेट लाइन पे समझा था, इसके हिसाब से यहां पे सोच के बता। ऐसे सोच इस बात को कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर ना होते तो कितने टोटल ट्राइंगल्स बनते। NC3 minus MC3 गुड। +1 नहीं होगा? ये सब +1 होगा, क्यों होगा +1? क्योंकि एक तो वो लोग बनाएंगे। ट्राइंगल बनाएंगे कोलिनियर पॉइंट सारे, या लाइन बनाएंगे? नहीं सर, लाइन में, यस। तो इस बार +1 नहीं होगा। पिछली बार तो +1 इसलिए करना पड़ा था क्योंकि लाइंस की बात कर रहे थे और ये सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स लाइन एक बना रहे थे। इस बार तो ये सारे के सारे कोलिनियर हैं तो लाइन ही बनाएंगे ये, इस बार भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो इस ट्राइंगल वाले केस में +1 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो n से बनते NC3 पर, क्योंकि m हो गए कोलिनियर तो इनकी वजह से जितने बन रहे होंगे वो सारे माइनस कर देंगे, NC3 माइनस MC3। करेक्ट है बात? बता दे ये बात समझ आई कि नहीं, फिर आगे यस बढ़े। सर। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है हमजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का। मतलब जो पुरानी चीजें समझाई गई हैं वो तो तुम्हारा बेस बनाने के लिए समझाई गई है अभी तक। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर 2 स्टार लगे हुए हैं, ये तोड़ू क्वेश्चन है। मतलब ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है, इसके लिए हमें काफी चीजें समझनी पड़ेंगी। चल, अब ये क्वेश्चन तुझे पूरा पहले मेरे साथ समझना है, बट इससे पहले ये नीचे वाले 2 पार्ट भी कर देते हैं कवर आज। ये कह रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड बाय 2 सिस्टम ऑफ स्ट्रेट पैरेलल लाइंस when first set contains m lines and second set contain n parallel lines। तूने लिखा तो हुआ है ना पूरा, या मुझे रुकना है इस पे? ये सर लिखा हुआ पूरा। ठीक है, तो ये समझ ले जरा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है मुझसे कि देखिए आपके पास ऐसी कुछ m पैरेलल लाइंस है, m है ये, कितनी भी हैं जितनी भी, और फिर ऐसी इनके हॉरिजॉन्टली भी कुछ n पैरेलल लाइंस हैं। मुझे ये बताइए कि कितने पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं। तो मैंने कहा पैरेललोग्राम बनेगा कैसे? कोई भी 2 लाइंस तो इन वर्टिकल वाले में से चाहिए पैरेललोग्राम बनाने के लिए, और कोई भी 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल वालों में से चाहिए। नहीं, यस सर। जैसे लेट्स से तूने ये वाली लाइन, मैं इसको M1 बोल रहा हूं, या सॉरी L1 बोल रहा हूं, और यहां से ये कोई L4 बोल रहा हूं। इधर की लाइंस को मैं नाम दे रहा हूं P1 बोल रहा हूं, और ये कुछ P2 दे रहा हूं। तो मान ले मैंने L1 L4 और P1 P2 दोनों को सेलेक्ट करा। तो ये देख ध्यान से जरा, L1 L4 और P1 P2 की वजह से जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो दिखा रहा हूं मैं, दिखा? यस सर। ऐसे ही कोई भी 2 पैरेलल लाइंस तू हॉरिजॉन्टल में से उठाएगा और कोई भी 2 वर्टिकल में से उठाएगा, तो एक पैरेललोग्राम हमेशा मिलता रहेगा। यस सर। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कोई भी m में से 2 लाइंस चाहिए और कोई भी n में से 2 लाइंस चाहिए। 2 लाइन सेलेक्ट कर लो हॉरिजॉन्टल में से, 2 लाइन सेलेक्ट कर लो वर्टिकल में से। तो MC2 इंटू NC2 टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं अगर आपके पास m एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है और n लाइंस एक तरफ है। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। अब इसी में एक और बात पे आ जा। दूसरे केस में वो हमसे कह रहा है कि जी लास्ट वाले केस में कि मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं। चल मैं तुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स पहले थोड़ा सा आसान शब्दों में बताता हूँ। 4 में ऐसे लाइंस ले रहा हूँ, ठीक है भाई, और 3 में ऐसे लाइंस ले रहा हूँ। अब मैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताता हूँ तेरे को कैसे हम निकाल रहे होंगे। चल, सबकी यूनिट सेम है, मतलब दोनों के जिनकी ये सारी की सारी पैरेलल है और इन सबके बीच में डिस्टेंस भी सेम है। मान ले 1 यूनिट का है, तो एक स्क्वायर तो देखिए छोटे वाला बन जाएगा। यस सर। कितने बनेंगे छोटे वाले स्क्वायर? 6। 6। ठीक है, 6 के लिए तू ऐसे भी तो देख सकता था कि ये 4 लाइंस हैं, यस 4 सर। लाइंस हैं।
एक एक यूनिट की कितनी साइड्स बन रही है इन चार लाइंस की हेल्प से, इन L1 L2 L3 L4 की वजह से तीन बन रही है, देखिए यस सर। चार लाइंस ने तीन स्ट्रेट लाइन, तीन यूनिट, तीन मेरे को साइड्स दी वन वन यूनिट की। ऐसे ही तीन जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इनकी वजह से देख दो साइड्स मिली मेरे को वन वन यूनिट की। यस सर। ठीक है, तो इन तीन अगर मैं 3 into 2 करता तब भी तो 6 ही आ रहा था, देख आंसर जो तूने वैसे निकाला। कहने का यस सर। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे चार, अगर यहाँ पे 10 स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 9 स्ट्रेट लाइन है, और वर्टिकली 9 है, हॉरिजॉन्टली 10 है, कैसे भी देख ले मतलब, तो वो 10 स्ट्रेट लाइंस 9 साइड्स बना रही होंगी, और ये 9 स्ट्रेट लाइंस 8 साइड्स बना रही होंगी। एक साइड के साथ मिलेगी तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि टोटल 9 into 8 बन जाएंगे 72। ये तो बनेंगे वन यूनिट के। अब बात करते हैं हमजा इससे बड़े स्क्वायर्स की, यानी कि L1 L3 ले ले और P1 P3 ले ले, तो 2 यूनिट का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला देख, A B C D, दिखा? यस सर। ठीक है, क्या ऐसे 2 into 2 यूनिट के कितने स्क्वायर बनेंगे? सर 4, आई मीन 2 2 2। 2, राइट। अब ये देख ले, देख कैसे बने। चार थी टोटल स्ट्रेट लाइंस, 4 - 2 यहां से कर दे, और तीन थी ये, तो 3 - 2 यहां से कर दे। ये बना 2, ये आया 1, तो देख 2 ही आया आंसर। कहने का मतलब ये जितनी यूनिट का तुझे स्क्वायर चाहिए ना, उतना ही माइनस कर दे सीधा सीधे स्ट्रेट लाइंस में से, और मल्टीप्लाई कर दे। तो मान ले तेरे पास n यूनिट्स का, सॉरी n स्ट्रेट लाइंस एक तरफ है और m एक तरफ है। तुझे 1 into 1 यूनिट के स्क्वायर निकालने हैं, तो वो बन जाएंगे n - 1 into m - 1। ठीक बात। यस सर। तुझे 2 यूनिट के स्क्वायर निकालने हैं n - 2 into m - 2। तुझे 3 यूनिट्स के स्क्वायर निकालने हैं n - 3 into m - 3। तुझे टोटल स्क्वायर्स निकालने हैं, सबको ऐड करता चला जाए। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को और आंसर कर। 3 यूनिट्स के कितने स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे 3 by 3 के? जो अभी एग्जिस्टिंग मैंने तुझे केस दिया हुआ है, इस केस में पूछ रहा हूँ। सर पूरा नहीं हो पाएगा वो तो। पूरा बन ही नहीं पाएगा कोई भी, है ना? और यस बनना सर। चाहिए भी नहीं था दे, क्योंकि 4 - 3 into 3 - 3 करेगा तो 0 आ रहा है। यस सर। तो 3 यूनिट बन ही नहीं पाएगी आपकी, तीन ही स्ट्रेट लाइन से 3 यूनिट कैसे बना देंगी? 2 ही यूनिट बना सकती है मैक्सिमम। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर, समझ आ गया। तो कहां पे रुक जाएंगे? वहां पे रुक जाएंगे जो भी छोटा नंबर होगा, उससे पहले ही रुक जाएंगे, उल्टा। यानी कि अब उसका आंसर लिख। उसका आंसर बनेगा, पहले तो ऐसे लिख, m - 1 into m - 2, सॉरी m - 1 into n - 1, ये तो बनेगा 1 into 1 यूनिट के स्क्वायर्स। फिर 2 into 2 यूनिट्स के स्क्वायर बनेंगे, टोटल m - 2 into n - 2। चलते चलते किसी वैल्यू तक पहुंचेंगे, m - r, जो बड़े से बड़ा स्क्वायर वो बना सकता होगा, r यूनिट का है मान ले, तो m - r into n - r बना सकता है, जहां पे r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू पता करने के लिए जी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ m और n में कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। एक्चुअली तो जो भी छोटा होगा उससे एक कम तक जाएगी। तो लेट्स से n छोटा है m से, तो r की वैल्यू n - 1 तक जाएगी। यानी कि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा m - r इंटू n - r। r की वैल्यू शुरू होगी 1 से, यानी कि पहले बनेगा 1 यूनिट का स्क्वायर, फिर बनेगा 2 यूनिट्स का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे ही चलते चलते कहां तक जाएगा? n - 1 तक जाएगा। ब्रैकेट में बता दीजिए कि n की वैल्यू m से छोटी है। अगर m की वैल्यू n से छोटी होती तो r की वैल्यू 1 से लेके m - 1 तक जाती। कितने टोटल स्क्वायर्स बन रहे होंगे?
कुछ पूछना है पूछ सकता है। नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब जब क्वेश्चन करूंगा तब और सवाल आएंगे। ठीक है। हटा दो इसको। यस सर। अब आ जा अपने उस क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पढ़ दे जरा मेरे लिए एक बार। Number of triangles that can be formed out of n points when none of the side of the triangle is common to the side of polygon. ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि देखो जैसे आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, आपने इन 5 पॉइंट की हेल्प से फिगर बना दी, पॉलीगन बनी। ठीक है हमजा। अब इसमें से तूने 5 में से कोई भी 3 पॉइंट्स उठाए लेट से। चल मैं इनको नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई। अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट्स उठा, बता कौन से। ADC. एबीसी। एबीसी को उठाएगा तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, देख ये ट्राइंगल बन जाएगा, बना के नहीं। Yes sir. एबीसी की हेल्प से एक ट्राइंगल बनाया तूने, तो तूने देखा कि एबीसी की जो साइड्स हैं वो है ए बी बी सी और ए सी, Yes और sir. पॉलीगन की भी ए बी और बी सी दोनों साइड्स हैं। यानी कि जो तूने 3 पॉइंट्स उठाए, उन 3 पॉइंट्स में 2 साइड्स पॉलीगन के साथ कॉमन है। एम आई करेक्ट? Yes sir. ठीक है। यानी कि जो ट्राइंगल हमारा बना, इसकी 2 साइड्स पॉलीगन के साथ कॉमन आ रही हैं। चल अब कोई और कॉम्बिनेशन ले। Sir AEC. AEC, गुड, ले लिया AEC, मिला दिए पॉइंट्स। जो AEC ट्राइंगल बना, इसकी कितनी साइड्स कॉमन है पॉलीगन के साथ? Sir एक. एक AE है सिर्फ, है ना। AC और CE तो हमारे डायगोनल्स बनेंगे पॉलीगन के, साइड्स नहीं है पॉलीगन की। Yes sir. ठीक है। अच्छा, ओके ओके। बेंजीन बना देते, तो मुझे ये कम पड़ गया एक्चुअली पॉइंट्स। मैं तुझे एक तरीके का ट्रायंगल और दिखाना चाहता हूँ। तो तूने 2 तरीके के ट्रायंगल तो फाइंड आउट कर लिया, अब तीसरा तरीका देख। पॉइंट्स ले ले ए सी और ई। हमसे देख, इस बार जो ट्रायंगल बना ना, उसकी एक भी साइड कॉमन नहीं है पॉलीगन के साथ। Yes sir. तुझे तीनों ट्रायंगल समझ आ गए? Yes sir. इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी ट्रायंगल ऐसा तो हम बना ही नहीं सकते जिसकी तीनों साइड्स पॉलीगन के साथ कॉमन हो, चाह के भी नहीं बना सकते ऐसा। तो कहने का मतलब ये है, अब मेन बात समझ, कि आपको अगर n पॉइंट्स दिए जाएं और उनसे, या बेसिकली एक पॉलीगन दिया जाए जिसके n वर्टिसेस है, और आप उन n वर्टिसेस में से कोई भी 3 पॉइंट्स उठा के ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइंगल 3 टाइप्स में मेजरली बांटे जा सकते हैं। पहला टाइप होगा कि जब आपकी ट्राइंगल की 2 साइड्स कॉमन आ रही होंगी पॉलीगन के साथ। सेकंड टाइप होगा कि जब आपके ट्राइंगल की 2 साइड्स, एक साइड कॉमन आ रही होगी पॉलीगन के साथ। और थर्ड टाइप होगा जब आपका ट्राइंगल और पॉलीगन में एक भी साइड कॉमन नहीं होगी। ठीक है। Yes sir. टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे वैसे n पॉइंट से, पहले तो ये बता दो। Sir NC3. NC3, और NC3 में से कुछ एक तरीके के होंगे, कुछ एक तरीके के होंगे, कुछ एक तरीके के होंगे। Yes sir. अब मुझे ये बता, तुझे कौन सा निकालना है, कौन से वाला तरीका निकालना है। देख तेरे पास 3 ट्राइंगल हैं, ABC, AEC, और अगले वाले में भी ACE। हाँ चल ठीक है, मैं इसको पॉइंट को कुछ अलग नाम दे देता हूँ, P क्यों दे देता हूँ। तुझे मुझे ट्राइंगल के नाम से बताना है कि तुझे कौन सा ट्राइंगल चाहिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ABC के टाइप का ट्राइंगल चाहिए, AEC के टाइप का चाहिए, या ACP के टाइप का चाहिए? Sir ACP. ACP के टाइप का चाहिए, राइट। अब ACP डायरेक्ट नहीं निकलेगा हमजा, दिक्कत ये है, इसीलिए ACP पूछा है तुझसे। ACP तो ऐसे नहीं निकल पाएगा, ACP के लिए तो तुझे काफी थोड़ी और चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर तुझे डायरेक्ट निकालना है तो। ACP ऐसे निकलेगा कि जितने भी ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं,
इनको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में हमने मेजरली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो तुझे पहले ये टाइप 1, अगर एबीसी को टाइप 1 बोल रहे हैं और ए सी ई को टाइप 2 बोल रहे हैं और ए सी पी को टाइप 3 बोल रहे हैं, तो टाइप 3 निकालने के लिए बच्चे पहले टाइप 1 और टाइप 2 निकालने पड़ेंगे। अब फिगर आउट कर, तुझे लॉजिक फिगर आउट करना है कि कब बनेंगे हमारे ट्रायंगल ऐसे जिनकी दो साइड कॉमन हो पॉलीगन के साथ, ऐसा कब होगा। और ऐसे ये फिगर आउट करके ऐसा कब होगा कि जब ए सी ई जैसा ट्रायंगल बनेगा, यानी कि एक साइड कॉमन हो पॉलीगन के साथ। और मुझे 2 मिनट दे दे, ओके सर। तब तक ये फिगर आउट कर। यही चीज फिगर आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी हमजा, फिगर आउट करा। कब होगा ऐसा कि हमारे दो साइड्स कॉमन हो पॉलीगन की साइड्स के साथ? अच्छा कोई और ट्रायंगल बना, चल इसके लिए पहले एक और ट्रायंगल ऐसा बना कि जिसमें दो साइड कॉमन आ जाए पॉलीगन के साथ। सर AED। एईडी, यस। एबीसी और एईडी में क्या चीज तुझे कॉमन दिखाई दे रही है? मतलब क्या चीज एज इन कॉमन दिखाई दे रही है का मतलब कि दोनों का एक ही पैटर्न रहा होगा। यस सर। और देख, देख सी डी ई भी बन जाएगा, यस सर। बी सी डी भी बन जाएगा। यस। हर बार तू जब भी पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है तो तीनों कंसेक्यूटिव ही तो कर रहा है, क्योंकि अगर तीनों कंसेक्यूटिव होंगे तो दो साइड तो खुद ही बन गई, बीसी और सी डी, यस या सर। ए बी और ए सी जैसे कि एबीसी में। समझ आई बात में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब मुझे ये बता कि अगर एक साइड कॉमन चाहिए तो क्या लॉजिक है इस बात का, कैसे मिलेगी एक साइड कॉमन? सर उसके लिए हमें पहले टाइप 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले टाइप 1 वाला बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। या ऐसे बोलते कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स चाहिए और तीसरा जो पॉइंट चाहिए वो कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए, फिर यस सर। ए बी ले ले, और फिर सी और ई नहीं ले सकता, डी ले सकता है पहले वाले पेंटागन के केस में। या अगर दूसरे वाले में जाएगा तो ए बी ले लिया तो सी और क्यू नहीं ले सकता, पी और डी में से कुछ भी ले सकता है। समझ आ गया दोनों दोनों चीजों का लॉजिक? यस सर। ठीक है। अब निकालते हैं टाइप 1 एबीसी। एबीसी के लिए टाइप 1 निकालने के लिए ये तब बनेगा व्हेन ऑल थ्री पॉइंट्स आर कंसेक्यूटिव। अगर सारे पॉइंट्स कंसेक्यूटिव होंगे, समझा, तो कितने पेयर्स, कितने ट्रिपलेट्स? अब हमें ट्रिपलेट्स चाहिए कंसेक्यूटिव के, ट्रिपलेट्स ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, डी ई ए बी, और फिर से वापस ए बी सी बन गया। देख, तो इसके लिए टेक एनी टू एडजेसेंट पॉइंट्स and third point is non-adjacent to both of them. इसके लिए there should be a gap in all the 3 points. अब गैप में कितना कहाँ क्या होना चाहिए इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी गैप भी सर्कुलर में लगाना है हमें इनफैक्ट। अब टाइप 1 निकालते हैं, चलो। तीनों पॉइंट्स कंसेक्यूटिव, तीनों पॉइंट्स कंसेक्यूटिव। अब मैं तुझे इसके लिए एक ब्रॉडर डायग्राम दिखा रहा हूं। इसको मैं हटा दे रहा हूं और इसको मैं एक ट्रायंगल और बना के दिखा देता हूं तुझे, एक सेकंड रुक जा। ए बी डी लिख देता हूं इसको। अब मैं एक ट्रायंगल A1
सॉरी पॉलीगन बना रहा हूं, A2 A3 A4 A5, चलते 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 यहां पे कहीं पहुंचेंगे AN। AN से पहले वाली साइड कुछ बन रही होगी AN-1। तो कितने टोटल ट्रिपलेट्स बनेंगे? चल ऐसे स्टार्ट कर, पहले A1 A2 A3 से स्टार्ट कर। तो पहला बनेगा ट्रिपलेट A1 A2 A3, अगला क्या बनेगा हमजा? A2 A3 A4। ठीक है, चलते चलते तो A1 A2 A3 पहला हुआ, पैटर्न को यस देखते रहे। A2 A3 A4 दूसरा हुआ। यस सर। लास्ट वाला ट्रिपलेट बता अब कौन सा आएगा? चलते चलते पहुंचे पहुंचे पहुंचे, जैसे एक ये आएगा देख, AN-1 AN और A1 वाला, है ना? यस कौन सा होगा पहली बात तो इसका नंबर, इस वाले ट्रिपलेट का? इसके लिए पैटर्न नोटिस करना था। A1 A2 A3 फर्स्ट था, दूसरा बना A2 A3 A4 सेकंड था, सर N-1। N-1। क्या इसके बाद भी कोई और ट्रिपलेट पॉसिबल है? सर AN A1 A2। बिल्कुल। क्या इसके बाद भी कोई और ट्रिपलेट पॉसिबल है? सर वो फिर रिपीट होने लगेगा। फिर रिपीट होने लग जाएगा। तो कितने बने टोटल ट्रिपलेट्स? AN। N बने, मतलब यस सर। N ट्रिपलेट्स बने। तुझे क्या चाहिए? इन N में से कोई भी एक ट्रिपलेट चाहिए, NC1। टाइप 1 के टोटल ट्रायंगल्स बन सकते हैं NC1। आप इन N में से कोई भी एक ट्रिपलेट उठाएंगे, एक ट्रायंगल मिल जाएगा, और टोटल ट्रिपलेट्स N बने हैं। ठीक बात है? यस सर। ओके, अगले वाले पे पहुंच जा। अब की बार तुझे कोई भी दो तो कंसेक्यूटिव चाहिए, तो पहले तो ये देख ले कितने कंसेक्यूटिव के पेयर्स बन रहे हैं। स्टार्ट कर, A1 A2, A1 A2 फिर A2 A3 चलते A3 चलते, A4। चलते चलते फिर AN-1 AN और फिर AN और A1। और फिर से रिपीट कर जाएगा देख, A1 A2। यस सर। ठीक है, कितने बने टोटल कंसेक्यूटिव पेयर्स? N। N, राइट। चार भी अगर लेते ना, चार कंसेक्यूटिव भी, तो वो भी N ही बनते। यस सर। ठीक है, तो इन N में से कोई भी एक तो मुझे ये चाहिए, कंसेक्यूटिव का पेयर। N पेयर से कोई भी एक पेयर मिल जाए। यस सर। अब जो बचा हुआ है पॉइंट, वो कौन सा हो सकता है? उसके लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? तो टोटल N पॉइंट्स थे, दो तो तूने इसमें यूज कर लिए पेयर बनाने में, सर N-2। और दो उसके एडजेसेंट भी तो छोड़ेगा। अगर तूने एडजेसेंट वाला उठा लिया, तूने A1 A2 के साथ A3 या AN उठा लिया, तो फिर से टाइप 1 वाला ट्रायंगल बन जाएगा। यस सर। तो N-4 चॉइसेस होंगी उसके N-4। लिए, यस सर। और उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। समझ आई बात? यस सर। जब ये दोनों निकल गए, तब तो तीसरा भी निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम तो मिला के टोटल NC3 ही है। यस सर। तो हमें ऐसे निकलेगा ये, हमारे पास फॉर्मूला ऐसे बनेगा कुछ, कि टोटल ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू टाइप 1 प्लस टाइप 2 प्लस टाइप 3। टोटल ट्रायंगल्स कितने? NC3। टाइप 1 के कितने? NC1। टाइप 2 के कितने? NC1 इंटू N-4C1 प्लस टाइप 3।
यहां से हमारे पास टाइप 3 निकल के आया विच वाज आस्क्ड NC3 माइनस NC1 की वैल्यू n ही हो जाएगी, माइनस n इंटू n माइनस 4 हो जाएगी। कैसे भी लिख सकता है, ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले NC1 की फॉर्म में, जैसे चाहे। बात समझ आई? यस सर। चलिए जी, अब नंबर आ जाता है इनकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करने का। पहले लिख ले इसको, जब लिख ले तो मुझे बता दिए।
सर डन। ठीक है जी। सर पेपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा। बिल्कुल पूछिए। सर जो 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है तो मतलब उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखना होता है या आराम ना से ना, लिख। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे लेट्स से ये 1 मार्क का क्वेश्चन कि जी ये P है और ये Q है, आप मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो। तो तू बस सीधा ये लिखेगा पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 यानी कि 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 यानी कि 4 + 3 का होल स्क्वायर। सीधा लेख 49 49 98 99 रूट 99 हमारा आंसर आ जाएगा। एक लाइन, वन लाइनर आंसर इज इनफ। Yes, sir. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines is. Shall try to solve this. ये सीधे सीधे फॉर्मूला भेज दिए। कितना 36। कैसे निकाला बता। सर MC2 इंटू MC2 करके। तो बता 4c2। सर 4C2 इंटू 3C2। 4c2 की वैल्यू क्या आई
तो 24/2। 4 को 2 बार एक्सपैंड करना है। अगर तू ऊपर 4 फैक्टोरियल लिख रहा है तो नीचे फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिखना, या तो ऐसे ओपन कर या फिर ऐसे करके 4 को बस 2 बार एक्सपैंड कर। कितना कितना हो जाएगा 4 को 2 बार एक्सपैंड करेगा तो सिर्फ 48। 4 इंटू 3 बस, नॉट 48। 2 बार एक्सपैंड करने का मतलब है कि 4 फैक्टोरियल अगर तू ओपन कर रहा होगा तो सिर्फ 2 टर्म्स तुझे उसकी लिखनी है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो 6 आना चाहिए इसकी वैल्यू 12 की। नहीं यही बात समझ, फिर से समझ। 3C2 निकालना है तेरे को, तो 3 को 2 बार एक्सपैंड कर दे जो नीचे नंबर लिखा हुआ है। 3 को 2 बार एक्सपैंड करने का मतलब 3 इंटू 2। अगर 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो बस उसकी 2 टर्म्स लिखनी है, डिवाइडेड बाय जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल तो 3। ऐसी मान ले ओके। 10C3 को एक्सपैंड करना है तो 10 को 3 बार एक्सपैंड कर, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल। आगे समझ। यस सर। ठीक है, तो अब कितना होना चाहिए था आंसर? लास्ट वाले में कितना? मतलब 10C3 में। फिर से बोल। ना ना ना, तो 10C। 10C3 तो मैं ऐसे तुझे कैलकुलेट करके दिखा रहा था बस, कि ऐसे कैलकुलेट करना है। तूने कैलकुलेशन में गलती करी है, आंसर तो तूने 4C2 इंटू 3C2 से सही बोला है, पर तूने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी कुछ। तो मुझे लगा कि तुझे ये समझ नहीं आया कि कैसे हमें 3C2 और 4C2 कैलकुलेट करना है। तो आंसर तो वही है जो तूने बताया। और आंसर 18 होगा, ना कि 36। समझ आई बात? यस सर। नेक्स्ट कर। सेकंड वाले का 20 है। यस।
तो सीधा या तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि ऑक्टागन दिया हुआ है, यानी कि कितनी साइड्स, 8 sides. 8 साइड्स या 8 पॉइंट्स। तो चाहो तो सीधा फॉर्मूला लगा दो डायगोनल्स का, जो कि होगा n(n-3/2). आपके पास n की वैल्यू है 8 इंटू 5/2 विच इज 20, या चाहो तो nc2 माइनस n लगा दो, which would be 8c2 minus 8. 8c2 की वैल्यू होगी 8 into 7, 56 divided by 2, 28 minus 8, which is again 20. Next, हम जब थोड़ा छोटे सेट पे कर, पहले अगले वाले थर्ड वाले क्वेश्चन को, तो पहले ये समझ ले जरा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समझ ले। लेट्स से मैं तुझे ऐसे दे रहा हूँ, ये 4 लाइंस कोई भी कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है मतलब चारों एक पॉइंट से पास कर रही है। क्या ये आपस में कोई ट्रायंगल बना सकती है? Yes, sir. बता कौन सा, कैसे बनाएंगी? कोई भी 3 साइड उठा इसमें से, ट्रायंगल कहां बना रही है? सर मतलब सर पॉइंट से फिर मतलब एक और लाइन आपस बना में हम. स्ट्रेट लाइन से, जैसे देख ये समझ कि मान ले ये 2 लाइन हैं ऐसे, और तीसरी लाइन में ऐसे ले लेता, कॉन्करेंट ना लेता इनके साथ, ऐसे ले लेता, तो देख बन गया ना एक ट्रायंगल। ऐसे ऐसे तो नहीं बनेगा सर. ऐसे तो एक भी नहीं बनेगा क्योंकि कॉन्करेंट है सारी। तो यस एन सर. कॉन्करेंट लाइंस बोल रहा है, और एक लाइन बोल रहा है अनदर लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम। कोई भी एक और लाइन है हमारे पास, यानी कि n+1th लाइन है, और वो उसी किसी एक के पैरेलल है, कोई से भी एक है जिसके वो पैरेलल है। तो पहले तो मैं इसको बना देता हूँ 4, फिर से मैं अगेन शुरू करता हूँ वहीं से ही। 4 मैंने कोई लाइंस बनाई, और एक कोई भी पैरेलल लाइन ले ली। देखिए ये ले ली, इसके इस वाले के पैरेलल ले ली, ये ले ली। और ये लाइंस एंडलेस हैं, ये आगे भी बढ़ती जा रही होंगी। ठीक है, यस सर. अब होगा क्या, कैसे हमारी लाइंस बनेंगी? एन लाइंस तो कॉन्करेंट है, जैसे मैंने दिखाया 4 लाइंस तो कॉन्करेंट है, और एक और लाइन बनाएगी जो किसी एक के पैरेलल है। तो ट्रायंगल बनेगा कैसे? सबसे पहली चीज, ट्रायंगल ऐसे बनेगा। देख एक ये जो पैरेलल लाइन ली है ना, जो जो ये वाली लाइन है, नाम दे दे रहा हूं सबको। So this is L1, this is L2, this is L3, this is L4, and this is L5. L1 and L5 are parallel. ट्रायंगल कैसे बनेगा? देखिए L1, L2, L3, L4 में से आप कोई भी 3 साइड्स लेंगे, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो सारी की सारी कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर कट नहीं कर रही। कहने का मतलब कि आपको L5 तो चाहिए ही चाहिए अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। इसमें तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। समझ आई ये बात? यस सर. L5 तो चाहिए चाहिए। अब उन 4 में से कोई भी 2 लाइन ले लो बस, L1 को छोड़ के, सॉरी 3 में से कोई भी लाइन ले लो। अगर L1 लोगे तो वो पैरेलल साइड L5 के, वो भी नहीं बनेगी बात, वो भी ट्रायंगल यस नहीं सर. बना पाएगी। कहने का मतलब अगर n कॉन्करेंट लाइंस हैं, जिसमें से और एक और लाइन आई n+1th लाइन जो कोई सी एक के पैरेलल है, तो जो ये तीसरी जो ये लाइन बनी पैरेलल, ये वाली तो चूज करनी ही करनी है, आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपके पास बची हुई जो n लाइंस हैं, उसमें से पहले तो एक वो लाइन हटा दो जो पैरेलल थी इसके, यानी कि बची n-1 लाइन। सब 2 जो पैरेलल लाइंस है उनमें से एक यूज होगी, एक का कोई काम ही नहीं है ट्रायंगल बनाने में, एक बिल्कुल यूजलेस है, और एक के पास चॉइस ही नहीं है कि उसे हम छोड़ दें। इन दोनों का तो काम ये हो गया, इनको तो अब हटा दो। बची हुई n-1 लाइंस में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे L2, L3 और L5 का देखिए एक ट्रायंगल बन रहा होगा, पक्की बात है कहीं ना कहीं बन रहा होगा, बन भी गया, और देख ये रहा। ऐसे ही L2, L4, L5 का बन रहा होगा, पक्की बात है बन रहा होगा L2, L4, L5 का, देखिए ये बड़े वाला। ऐसे ही L3, L4, L5 का एक बन रहा होगा, बन रहा है, ये रहा, सिर्फ ये वाला। यस तो सर. एक्चुअली ये होना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, total number of triangles is equals to
लिखने को कैसे लिखें? नंबर ऑफ सिलेक्शन of two straight lines from n-1 lines, in fact n-1 concurrent lines, which are cut by another line. Total number of triangles is equals to number of selections of two straight lines from n-1 concurrent lines which are cut by another line. आपको बची n-1 लाइंस में से, यानी कि एक जो पैरेलल लाइन है उसको हटा दो, इन n-1 लाइंस में से जो कॉन्करेंट है कोई भी दो सेलेक्ट करनी है, तीसरी खुद ब खुद सेलेक्टेड है जो अनदर लाइन है, यानी कि इसके तरीके हो जाएंगे, हमारे पास टोटल आंसर बनेगा n-1 सीड। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट आ जा फिर, मतलब जब ये कर ले तब नेक्स्ट पे आ जा। जब हो जाए तो मुझे बता दियो, फिर मेरे साथ डिस्कस करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सर। ठीक है, चल पहले पढ़ ले, समझ ले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मुझे समझो क्या कह रहा है। सर ये कह रहा है कि ऐसे कितने पॉइंट्स बना सकते हैं मैक्सिमम जिसमें 4 सर्कल और 4 लाइन जो इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो अगर दो स्ट्रेट लाइन जैसे तूने बनाई हमजा, तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। यस सर। क्या ऐसा जरूरी है एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करें? अच्छा मैं दिखाता हूँ, रुक जा। पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कैसे मिल सकते हैं? एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल है, मान लो ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, एक सर्कल दूसरे सर्कल के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सर्कल देख कैसे हो, जो मैं अभी दिखा रहा हूं उस पर ध्यान दे, यानी कि टच भी ना कर रहे हो, कट भी ना कर रहे हो, अलग अलग हो बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टच करके जा रहे हो, एक्सटर्नली टच कर रहे हो या इंटरनली कर रहे हो। इंटरनली तो एक ही पॉइंट पर करेगा, ऐसी एक्सटर्नली भी एक ही पॉइंट पर करेगा। टच करके जा रहा होगा तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, या कट करके जा रहा होगा देख कुछ ऐसे, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। क्या ये बात यस समझ? सर। यस सर तीनों समझ में गया। से कोई भी पोजीशन बन सकती है हमजा, हमें कौन सी लेनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन चार सर्कल और चार स्ट्रेट लाइंस के कितने हो सकते हैं। दो वाली लेनी चाहिए। दो वाली लेनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मांग रहे हैं ना हमसे, तो हम तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि इसका मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के साथ इंटरसेक्ट भी कर रहा है और दो पॉइंट्स पर कर रहा है, टच नहीं करके जा रहा है। ना तो टच वाली कंडीशन अलाउड होगी, और ना ही ऐसा होगा कि हाँ दो सर्कल बिल्कुल अलग अलग है, कोई इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, राइट? क्योंकि यस सर। मैक्सिमम निकालना है। वहीं पे अगर मिनिमम निकालना होता तो मैं ये वाला केस ले लेता कि भाई चारों सर्कल तो आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। समझ आ गई बात हमसे? यस सर। और अगर वो कहता कि नहीं जी, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, हर चीज हर दूसरी चीज के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, बट मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो मैं ऐसा लेके चलता कि अच्छा इसका मतलब दोनों सर्कल को टच करा देता हूं, बस टच कराऊंगा तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। यस सर।
ठीक है, अब बात फिर से दोबारा शुरू करता हूं, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? या तो एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही होगी, तब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा होगा, या तो हमजा और कहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, बता मुझे तू। सर दो लाइन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो भी मिलेगा। मतलब लाइन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ इंटरसेक्ट करे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट देके जाएगी। यस सर। दूसरा, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो, यस सर। सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसमें हमें एक बार के इंटरसेक्शन के दो पॉइंट मिलेंगे। और भी कोई तरीका है क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का सर्कल और लाइन में आपस में कुछ भी? है ना, सर्कल लाइन का, भाई लाइन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, सर्कल सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। यस सर। ठीक है, अब लाइन और सर्कल के बीच में भी देख तीन पोजीशंस पॉसिबल है, या तो हो सकता है लाइन सर्कल से बाहर ही हो बिल्कुल, या फिर हो सकता है टेंजेंट बन के जा रही हो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर हो सकता है सीकेंट बन के जा रही हो, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो। कौन सा लेना चाहिए हमें? सर 2 पॉइंट वाला। बात समझ आई तुझे? यस सर। तीन तरीके से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। अब तीनों तरीके से कितने कितने मिलेंगे, अब इस पे बात करते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है? सर 4। 4। तो आपस में कितनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दे सकती हैं वो चार? चार स्ट्रेट लाइन है, हमें ये चेक करना है कि ये चारों मैक्सिमम। स्ट्रेट लाइंस आपस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगी। सर मैक्सिमम 4 दे सकते हैं। 4C2 नहीं देंगी? यस सर। चार में से दो स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर ले, दो का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। यस सर। इंटू वन भी करना चाहिए हमें, पर इंटू वन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंटू वन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जा रहा है। यस सर। ये मैंने क्यों करा होगा इंटू वन, क्या तुझे बात समझ आई? यस सर। चल नेक्स्ट का तू बता मुझे, चार सर्कल्स हैं, मैं चाहता हूं तू मुझे ये बताए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने बन रहे होंगे इन चार सर्कल्स के, अगर मैक्सिमम देखूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा जब कोई भी दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक बात है? सर 3 पे भी तो आ सकता है ना। नहीं, तीन से भी, तीन से भी, बिल्कुल तीन से भी आ सकता है, पर मतलब मतलब इसमें तीन के भी आ ही रहे पूछा है। होंगे, पर दो के तो आ ही रहे होंगे ना, समझा? मैं ये कह रहा यस हूँ, सर। यस सर। है ना, तीन के भी आ ही जाएंगे, पर तीन के क्यों? हमें तो दो, हमें तो कोई भी दो मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, तीन की जरूरत थोड़े ना है। और हर दो के बीच दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो तो यानी कि पहली 4C2 चीज इंटू तो 2। चार में से, हाँ बोल बोल बोल। 4C2 इंटू 2। 4C2 × 2, चार में से कोई दो सर्कल सेलेक्ट करिए, और वो दो सर्कल आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएंगे आपस में। यस सर। अब बता नेक्स्ट, चल इसमें एप्लीकेशन लगाइए फिर से। इस केस में हम लाइन और सर्कल को देख रहे हैं ना, यस सर। कितनी लाइंस टोटल, सर 4। कितने सर्कल्स, 4। हमें कैसे कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं यहाँ पे? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन किसी भी सर एक कोई सर्कल भी के एक। साथ जाके मिल जाए। यस सर। तो कैसे करेंगे ये काम? चार में से कोई भी तो ले ले एक लाइन, 4C1 तरीके से ले सकता है, सर 4C1 इंटू 2। और 4C1 सर्कल के लिए भी तो, क्यों भाई? या तो चार, एक तो चार में से एक लाइन चाहिए, और फिर चार में से एक सर्कल भी तो चाहिए। यस सर। 4C1 × 4C1 × 2, समझ आई बात? यस सर।
तो हमें ये समझना है लॉजिक क्या, कैसे हमें चीज मिल रही है, जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसके लिए क्या क्या सिलेक्शन लगाना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चाहिए। तो इस केस में हो जाएगा 4c1 इंटू 4c1 इंटू 2 टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो आप 4c2 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी 4c2 की वैल्यू, 2-3 बार निकाल चुका है अभी। तो 18 आएगी, सॉरी नॉट 18, 6 6 yes. 6 इंटू 2 12, 4c1 4, 4 4 16 इंटू 2 32, टोटल पॉइंट्स होंगे 50। मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 50 हो सकते हैं। तो बता दियो ये बात के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी कैन गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ a straight line intersect with another straight line, or two circles intersect each other at 2 points, or one line and one circle intersect each other at 2 distinct points। तीन तरीके से हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। पहले तरीके में चार में से आपको कोई भी दो स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करनी है, हर सिलेक्शन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जा रहा होगा। दूसरे तरीके में चार में से कोई भी दो सर्कल सेलेक्ट करने हैं, बट इस बार हर सिलेक्शन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएगा। तीसरे तरीके में लाइन और सर्कल है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे होंगे मैक्सिमम। अगर देखें तो चार में से पहले कोई लाइन सेलेक्ट करिए, फिर चार में से कोई भी एक सर्कल सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपको एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइंस चाहिए। तो 4c1 स्ट्रेट लाइंस का सिलेक्शन, 4c1 सर्कल्स का सिलेक्शन इंटू 2, क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। जब हो जाए तो बता दिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Okay sir. हो गया है? Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट लिख ले जरा फिर।
क्या तेरे को फिगर समझ आ गई इसकी? तूने मतलब देख लिया है क्या है, क्या कह रहा है? अच्छा लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसा करें, तीनों कोई लिख ले, होमवर्क करियो, इस पर काम करियो थोड़ा, क्वेश्चंस लगे। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, अब बहुत बड़ा नहीं बचा है वैसे तो। अब हम इसे एक क्लास में तो पूरा निपटा ही देंगे। एक दो चीजें इससे छोड़ देंगे, अभी वो एडवांस के सिलेबस की होती हैं, तो मोस्टली वो उसी में पूछी जाती हैं, उसे बाइनोमियल के साथ खत्म करा देंगे। हमजा लिखता रहा क्वेश्चन, बस मेरी बात का जवाब देता रहा। ये बता, कॉनिक सेक्शन हो गया तुम्हारा? यस सर। स्ट्रेट लाइंस, यस सर। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और पूरा कॉनिक सेक्शन, राइट? यस सर, पूरा हो गया। खत्म भी हो गया पूरा? 3 क्लासेस हुई थी उसकी, 3 या 4 शायद। उसमें मतलब लास्ट ने एलिप्स तक पढ़ाया था। ओके।
सर डन। ठीक है, तो ये तो बात हुई ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन की। अब अगला टॉपिक आता है हमारा सम ऑफ डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, या फैक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो पहले हेडिंग डाल ले, ये हेडिंग है टॉपिक की, ये बस लिखना है तूने आज पूरा। टॉपिक की हेडिंग है नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स। देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, 8th, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। Number of divisors and sum of divisors of a natural number. अच्छा सॉरी, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, नो 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 नो, कट कर दे टॉपिक, मतलब माय बैड। पहले में यहीं पे आना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स पे हेडिंग डाल दे, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। समझा? ऐसे समझ इस बात को कि तेरे पास 4 अलग अलग फुटबॉल है, F1 F2 F3 F4। तुझे 4 में से एक या एक से ज्यादा फुटबॉल सेलेक्ट करनी है। तो पहले तो ये मतलब समझ कि वन और मोर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन से क्या क्या इस लाइन का क्या मतलब है, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो या एक से ज्यादा कर लो, मतलब 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे कर लो। तो अगर आपके पास 4 फुटबॉल्स थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर मैंने आपसे कहा कि सिलेक्शन ऑफ वन और मोर फुटबॉल, उस बात का मतलब ये होता है कि या तो आप 4 में से एक फुटबॉल सेलेक्ट कर लीजिए, या 4 में से 2 फुटबॉल सेलेक्ट कर लीजिए, या 4 में से 3, या 4 की 4 सेलेक्ट कर लो। समझ आया इस लाइन का मतलब? यस सर। ऐसा भी लिख दिया जाता है कभी कभी, जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स। जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स लिखता तो इसका मतलब होता है या तो 4 में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूं, या 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4। ठीक है, यस सर। ओके। अब अगर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, तो 4 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका 4C1, 4 में यस से सर। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके 4C2, सिमिलरली यस सर। 4 में से 4 के तरीके 4C4। यस सर। पहला पॉइंट इसी के बारे में है पूरा। अब तू समझ सकता है इस बात को, पहले तो देख ले जरा। मतलब अभी मैं बताऊंगा ये वैल्यू कैसे बनी, इसकी बात भी करते हैं, पहले ये देख ले बस, कि अगर आप एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं एन ऑब्जेक्ट्स में से, और एन के एन डिस्टिंक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन इजीली करे जा सकते हैं। एक करना है NC1, 2 करने हैं NC2, 3 करने हैं NC3, ऐसी एन में से एन के एन सेलेक्ट करने हैं तो NCN। टोटल सिलेक्शंस सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हो इस बात को, या तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या तो 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा है एक या एक से ज्यादा में से कुछ भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। तो या तो का मतलब एडिशन प्लस, अच्छा ये तो लिखवाया था हमने फॉर्मूला, हाँ याद आ गया मुझे, प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका आंसर जो लिखा हुआ है 2n-1, ये मैंने लिखवाया था, अभी मैं याद दिलाऊंगा। पर पहले तो मुझे ये बता, तो यहाँ तक पहुंच गया, ये बात तेरे को समझ आई कि कैसे हमने वन और मोर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करा? यस सर। ठीक है, एक कर लो या एक से ज्यादा कर लो, कितने कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम है उतने ही के उतने ही कर सकते हो सिलेक्शन। अब एक फॉर्मूला था हमजा, NC0 प्लस NC1 से लेके अगर आप NCN तक का सम निकालते हैं, तो ये 2n बन जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में फॉर्मूला लिखा था। साथ साथ ये भी लिखा था कि NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। यस सर।
तो हमने यहाँ पे जो निकाला है वो NC1 से लेके NCN तक का सम निकाला है, तो NC0 को उधर ले गए दूसरी साइड, यानी कि -1 कर दिया, तो यहां से 2 की पावर n -1 बन गया। जब फर्स्ट पॉइंट हो जाए, पहले तो मुझे बता दे क्लियर बात हुई, कुछ समझ आया है क्यों लिखा गया है? यस सर। ठीक है, जब हो जाए तो मुझे बता दियो, फिर सेकंड हो समझाते गया हैं। सर। ठीक है, अब ऐसे समझ के चार तेरे पास आइडेंटिकल पेन्स है या चार आइडेंटिकल फुटबॉल है। जैसे किसी भी मैच के लिए जितनी फुटबॉल्स होती हैं सारी आइडेंटिकल होती है, एग्जैक्टली सेम फुटबॉल्स यूज होगी। तो अगर फील्ड में तो ऑब्वियसली मतलब 50 फुटबॉल पड़ी होती है ना, एक थोड़ी होगी। तो 50 की 50 बट आइडेंटिकल होंगी। यस आइडेंटिकल सर। से मेरा मतलब एग्जैक्टली सेम। तू ये नहीं पता कर पाएगा, तुझे दो फुटबॉल सामने रख दी कि कौन सी से तुम अभी खेल रहे थे, एज लॉन्ग एज वो गंदी ना हो। मतलब उनके तो ग्राउंड भी साफ होते हैं, गंदी भी नहीं होती। तो एज लॉन्ग एज वो गंदी ना हो फुटबॉल, मतलब कि आपको डिस्टिंक्शन नहीं कोई दिख रही उनके बीच में, बिल्कुल आइडेंटिकल है सारी की सारी फुटबॉल्स, राइट। यस अब सर। तूने चार में से कोई एक फुटबॉल उठानी है, तो पहली बार जब फुटबॉल डिस्टिंक्ट थी तो आपने उन्हें नाम दे रखे थे कि एक फुटबॉल है जी F1, दूसरी है F2, तीसरी है F3, फोर्थ है F4। कैसे पता चला आपको कौन सी F1 है? इसका कुछ अलग डिजाइन है, इसका कुछ अलग डिजाइन है, या कोई भी एक फीचर है जिसके बेसिस पे मैं इन्हें अलग अलग कर सकता हूं कि हाँ जी ये देखो अलग दिख रही है और ये अलग दिख रही है। बट जब इस बार आप आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लेके गए तो आपके पास चार फुटबॉल्स तो हैं, बट चारों को नाम F1 F2 F3 F4 नहीं होगा, F। क्यों? हमें पता ही नहीं कौन से को वन, कौन से को टू, कौन से को थ्री, कौन से को फोर बोल रहे हो। अगर आपने किसी को बोल भी दिया 1 2 3 4, आप खुद नहीं पहचान पाओगे किसको मैंने नाम दिया 1 2 3 4, क्योंकि डिस्टिंक्शन तो थोड़ी ना है कोई। यस सर। ठीक है, चार में से अब मैं एक फुटबॉल लेना चाहता हूं, तरीके बता मुझे कितने। ऐसी तो सोचेंगे या तो पहले वाला उठा लो, या तो दूसरे वाला, या तो तीसरा, या तो फोर्थ। यस सर। तो चार चॉइसेस होनी चाहिए एक फुटबॉल यस सर। सेलेक्ट करने के लिए, पर नहीं होंगी चार। पिछले वाले में थी ये तो चार, 4C1। इस बार तू पहले वाली एफ को उठा, दूसरे को उठा, तीसरे को उठा, फोर्थ को तो उठा, उठा सेम तो एफ ही मतलब रहा है। सेम रहेगी तो पता नहीं चलेगा तो। सेम ही रहेगा, एक ही तरीका होगा। एक फुटबॉल सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, कोई सी भी फुटबॉल उठा ले, सारी सेम ही तो है। अच्छा, अब यस एक सर। और चीज समझ। मान ले तूने दो फुटबॉल उठानी होती तो कितने तरीके होते? सोच के बता। सर दो तरीके होते हैं। दो कैसे? कौन से दो? बता। सर कोई भी दो ले मुझे सकते हैं लिखवा दे। ऐसा। बता, कौन से दो हमजा? एक ही होता अभी भी। भाई सर उठाएगा तो क्या? एफ एफ। नहीं मतलब दो दूसरा कौन सा उठाएंगे एक तू कहेगा? साथ तो। दूसरा एफ एफ, अरे वही है। फिर कोई कोई और एफ, मतलब कोई और तो एफ है ही नहीं ना। मेरी बात समझ आई क्या मैं बोल रहा यस हूँ? सर। यस। चार में से तीन उठाने होते फुटबॉल तो कितने तरीके होते? सर एक होता है। एक ही होता। यही लिखा गया है सेकंड पॉइंट में कि आपको अगर सेलेक्ट कर रहे हो आप आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, और आप उसमें से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक ही तरीका है, आर की वैल्यू जो चाहे ले ले। 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले, 7 ले या एन ले, सबका एक एक तरीका है। और इसी पॉइंट से बिल्कुल डिराइव हुआ है फिर थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट को खुद से पढ़ और समझ ध्यान से, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है यहाँ पे। फिर हम करते हैं सॉल्व।
समझ आई बात? यस सर, थोड़ी बहुत आ गई है। अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मैं समझाता हूँ पूरी। अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपसे बोला गया जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। तो आपने पहले कहा कि जी ठीक है, पहले प्रोसेस स्टार्टिंग से करते हैं। आप कह रहे हो जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो या तो मैं जीरो सेलेक्ट कर सकता हूं, या तो मैं एक कर सकता हूं, या तो मैं दो कर सकता हूं, या तो मैं तीन कर सकता हूं, ऐसे ही चलते चलते, या तो मैं एन एन में से एन के एन सेलेक्ट कर सकता हूं। राइट? यस। जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, वन सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, टू सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, और लास्ट में जब पहुंचोगे चलते हुए ऐसी एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसका भी एक तरीका। यस सर। टोटल तरीके अगर इस वन 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 को जोड़ दिया जाए, अब कितनी बार वन आ रहा है? एन एन। प्लस वन टाइम्स आ रहे हैं। वन से लेके एन तक, एन तो यही हो गए सीधे सीधे, और एक जीरो। यस सर। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर आपके पास चार आइडेंटिकल फुटबॉल्स दी जाती और आपसे बोला जाता कि जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, बताओ कितनी चॉइसेस हैं, कितने तरीके हैं इस काम को करने के, तो आप कहते हैं या तो जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एक तरीका, या तो एक करो उसका भी एक तरीका, या तो दो करो उसका भी एक तरीका, तीन करो उसका भी एक तरीका, चार करोगे तो उसका भी एक तरीका। तो टोटल पांच वेज हो जाएंगे इफ यू आर सेलेक्टिंग जीरो और मोर फुटबॉल्स आउट ऑफ फोर आइडेंटिकल फुटबॉल्स। यस सर। मुझे दूसरा आंसर चाहिए, बट अगर तेरे को ये बात समझ आ गई तो, मुझे पता नहीं मुझे तुझे ये बात समझ आ गई कि नहीं, बट मेरे पास मेथड है पता करने का। मेरे को ये बता कि अगर मैं क्वेश्चन में जीरो और मोर की जगह वन और मोर ऑब्जेक्ट्स कर देता तो आंसर क्या होता क्वेश्चन का? हम कह रहे हैं वन। एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कितना? वन। वन। क्यों? सर गलत क्योंकि है आंसर वैसे, पर फिर भी बता मुझे तूने कैसे सोचा, क्यों? सर क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कुछ मतलब कितना भी निकालो तो वन आएगा उसका। ठीक है, अब हम कह क्या रहे हैं, पर ये तो समझ, वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो या तो वन सेलेक्ट कर ले जिसके कितने तरीके, एक तरीका, या फिर या फिर एन, या मतलब। फिर दो भी तो कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, और एन भी कर सकते हैं। हाँ भाई, वन और मोर में तो सारे नंबर्स आ गए ना, एक या एक से ज्यादा कितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। यस सर। तो टोटल कितने होने चाहिए, दोबारा सोच के बताओ। सर एन। एन। बस जीरो वाला केस हट जाएगा, इस बार जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, वन से लेके एन तक कितने भी कर सकते हैं, सबको करने का एक एक तरीका है, तो टोटल एन ऑब्जेक्ट्स एन तरीके हो जाएंगे। समझ आई बात? यस सर। हाँ सॉरी, लिख लिया है? यस सर, लिख लिया। नहीं लिखा है तो कुछ भी बचा है तो लिख सकता है। नहीं सर, पूरा लिख लिया। एक सेकंड। हो जाए तो बता दियो। यस सर, डन। ठीक है, अब इस पे आ जा, देख इसी की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आगे चलते हुए, इसी का एप्लीकेशन अपन यूज कर रहे हैं। पढ़ जरा, समझ ले एक बार। अब मैंने इसको थोड़ा सा जनरलाइज कॉन्सेप्ट में लगाया। पढ़ के ले, पहले लिख ले फिर समझा देता हूं।
Hamza, as soon as you are done, please inform me. आंसर ओके, अब पहली बात समझ पहले, तेरे को टोटल ऐसे समझ, मैं इसको एग्जांपल लेते हुए समझाता हूँ। तो पास चार ऑब्जेक्ट्स एक हैं, चार आइडेंटिकल एक तरीके के हैं, चार तो लेट्स से फुटबॉल है, पांच तेरे पास पेन है, और छह तेरे पास कुछ टेक एनीथिंग बॉल्स हैं। सब आइडेंटिकल है, चारों के चारों फुटबॉल्स एक जैसे हैं, पांच के पांच पेन एक जैसे हैं, और छह की छह बॉल्स भी एक जैसी हैं। तेरे से पूछा गया कि एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है इन ऑब्जेक्ट्स में से। तो तूने कहा जी देखिए सिलेक्शन ऐसा होगा कुछ, या तो कोई भी फुटबॉल में से आ जाए, या तो कोई भी पेन में से आ जाए, या तो कोई भी बॉल्स में से आ जाए। देखिए हम 15 सी तो हम यहां पे लगा नहीं सकते कॉम्बिनेशन, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। सी लगेगा सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो जाएंगे आइडेंटिकल, तब हम सी नहीं लगाएंगे। एक तो ये बात समझ ले बिल्कुल, ठीक है? यस सर। ओके, अब या तो मैं चार फुटबॉल्स में से कोई भी सिलेक्ट करूं, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है कि मुझे फुटबॉल सेलेक्ट करनी ही करनी है, राइट? यस सर। या फिर ये ले, या फिर पांच पेन में से मैं कोई भी एक पेन सेलेक्ट कर लूं, या दो कर लूं, या चार कर लूं, या पांचों के पांचों कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छह बॉक्सेस में से या छह बॉल्स जो भी है, ये जीरो बॉल सेलेक्ट करूं, वन करूं, टू करूं, थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी करूं, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मुझे मिनिमम एक ऑब्जेक्ट उठाना है किसी में से भी, राइट? यस सर। और एक से ज्यादा कितने भी उठा सकता हूं। तो हमने इस प्रॉब्लम को थोड़ा दूसरे तरीके से अप्रोच करा। हमने कहा वन और मोर ऑब्जेक्ट्स को तो बाद में निकालते हैं हमजा, पहले जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स वाली चीज निकालते हैं। अगर हम जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं इसमें से, तो चार फुटबॉल में से जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके हैं पांच, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक बात है? यस सर। पांच पेन में से छह, और छह बॉल्स में से सात। यस सर। ये इतने टोटल तरीके हैं कि जिसमें ना सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। हो सकता है चार के चार फुटबॉल ले लो, पांच की पांच पेन ले लो, छह के छह बॉल्स ले लो, या आप कोई भी फुटबॉल ना लो, कोई भी पेन ना लो, कोई भी बॉल्स ना लो। सब तरीके इसके अंदर इंक्लूड है, इसके बीच के, और ये दोनों भी। कि आप कितने भी नंबर ऑफ फुटबॉल, कितने भी नंबर ऑफ पेन, और कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स उठाना चाहते हो, और कितने भी नंबर ऑफ से मेरा मतलब ये है कि जीरो भी हो सकता है वो नंबर तीनों ही केसेस में। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं उसको कि भाई फोर फुटबॉल में से जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं पांच, फाइव पेन में से भी होंगे पांच, वो जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट उठाने के तरीके छह, और छह बॉल्स में से होगा सात। बट इसमें एक केस ऐसा होगा हमजा, कि जब ना फुटबॉल से भी कोई नहीं उठा होगा मान ले, और पेन से भी कोई नहीं उठाया तुमने, और बॉल से भी कोई नहीं उठाया तुमने। मतलब जो तुम्हारे पास पी क्यू और आर ऑब्जेक्ट्स थे, ये तीनों ही जीरो जीरो ऑब्जेक्ट्स दे रहे हो, वो वाला केस माइनस कर दिया। तो जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स उठाने के तरीके थे टोटल पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, जिसमें जीरो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, अप टू पी प्लस क्यू प्लस आर टोटल, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उठा ले, वो भी इसी के अंदर केस आएगा। बट एक केस ऐसा होगा जिसमें कि ना ही तो पी में से कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करा, यानी कि ना तो फुटबॉल सेलेक्ट हुई, ना पेन सेलेक्ट हुआ, ना बॉल सेलेक्ट हुई, वो वन केस माइनस कर दिया। सेम काम नेक्स्ट वाले में भी करा है।
नेक्स्ट वाले में करने से पहले जो तूने इसका पहला पॉइंट लिखा है ना हमजा, पहले उस पे जा। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था, बता जरा आंसर क्या आ रहा था। 2 की पावर n माइनस 1। ओके, कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा था, वन और मोर, राइट। यस सर। अगर उसी में ही मैं जीरो और मोर कर दूं तो आंसर बताएगा क्या। सर n+1। नहीं नहीं नहीं। ये तो आइडेंटिकल के लिए होगा ना, वो तो डिस्टिंक्ट थे। ध्यान से देख, आइडेंटिकल के लिए बिल्कुल n+1 होगा, पर डिस्टिंक्ट के लिए कितना होगा। अच्छा, डिस्टिंक्ट n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक सेलेक्ट करना है, कितने तरीके। 6 सर ऑब्जेक्ट है, एक अलग अलग है, 6 के 6, तुझे कोई एक चाहिए। सर एक तरीका है उसका। एक नहीं, हाँ एक नहीं होगा, 6C1 होगा। ये तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना। यस अगर सर यस। डिस्टिंक्ट है तो सी लगा, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर ये लगा जो तू लगा रहा है अभी, आइडेंटिकल वाला। यस सर। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स थे और उसमें से तुझे कोई एक चाहिए, तो अगर वो n के n आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका होगा। अगर n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, तो nC1 होंगे। तभी तो यस देख सर। तूने उसका आंसर nC1 प्लस nC2 प्लस nC3 अप टू nCn दिया हुआ है। यस सर। तो उसी में ही nC0 भी ऐड हो जाएगा अगर मैं जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूं तुझसे। यानी कि अब n में से जीरो सेलेक्ट कर ले, या n में से एक कर ले, या n में से दो कर ले, या n में से n के n उठा ले। सर तो इसका आंसर 2 की पावर n हो जाएगा। बिल्कुल, उसका आंसर 2 की पावर n हो जाएगा। तो ये भी वही है नेक्स्ट वाला। इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर तेरे पास आइडेंटिकल भी है कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ अलग अलग भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स निकालने के तरीके के। यानी कि p में से जीरो और मोर उठाने के तरीके p+1, q में से q+1, और n में से, क्योंकि n के n डिफरेंट है तो 2 की पावर n हो जाएंगे। और माइनस कर दे वो एक केस कि जब तूने आइडेंटिकल में से भी कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं उठाया और डिस्टिंक्ट में से कोई सा भी नहीं उठाया। ये पूरा थ्योरी है हमारी इस बात की कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं जब आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट हो। तो डिस्टिंक्ट का तो तुझे पहले से ही पता था, एनसीआर, ये फॉर्मूला तो हम कई बार लगा चुके थे, बस आइडेंटिकल वाला समझाना था। और थोड़ा सा ये बताना था कि अगर ये सेंटेंस लिखा होता है वन और मोर या जीरो और मोर तो इसका क्या मतलब होता है। क्या तुझे ये बातें समझ आई कुछ। यस सर। अगली बार ये पढ़ के आनी है क्लास में, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं, मतलब इससे तेरे काफी चीजें, तुझे तेरी पीएनसी अच्छी होगी अगर तुझे ये बातें समझ आएंगी तो। अब तुझे लास्ट चीज बस ये लिखना है, आज का लास्ट काम। ये सब तो लिख चुका है ना। नहीं सर दूसरा वाला पॉइंट नहीं था। ठीक है, बस अब तुझे नंबर ऑफ डिविजर्स लिखना है क्योंकि इसकी थ्योरी में ये यूज होगा। अब हेडिंग डाल सकता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स, बल्कि मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट ले ले, लिख लियो इसे। हेडिंग डाल दियो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर n।
हाँ जी हमजा लिया स्क्रीनशॉट या लिख रहा है? ये सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है 1 मिनट रुक जा तो ये भी ले ले फिर। अब ये दोनों चीजें तुझे लिखनी है। सर इससे पहले वाला भी वाला दिखा दीजिए, उसका दूसरा पॉइंट लिखना रह गया था। 1 सेकंड रुक जा, कौन से वाला? यही फैक्टर्स ऑफ अ नंबर या कुछ और? नहीं सर, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स में जो था सेकंड एक वाला। सेकंड रुक जा। अरे यार मैंने सेव नहीं करा। ये वाला या इससे पहला? सर यही वाला। ठीक है ये सर हो गया। ओके भाई ठीक है।